नमस्कार। मैं प्रवीण शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो एजुकेशन में। मेरे चैनल में एस्ट्रोलॉजी और एजुकेशन से संबंधित वीडियो दिखाए जाते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, जन्म कुंडली कैसे देखें, जन्म कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है, इस सीरीज़ में मेरा यह तीसरा वीडियो है। यदि आप सीधे ही इस वीडियो पे आ गए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस सीरीज़ के वीडियो 1 से देखना शुरू करें, तब आपको बातें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगी। आज के इस वीडियो में एक नए जो टॉपिक है केंद्राधिपति दोष, उसके बारे में मैं बात करूंगा जब वो टॉपिक आगे आएगा। पिछले वीडियो में हमने मेष लगन की कुंडली का विश्लेषण किया था। मेष लगन की कुंडली में कैसे हम योग कारक और मारक ग्रहों की पहचान करते हैं वो मैंने आपको बताया था। आज हम वृषभ लगन और मिथुन लगन में के उदाहरण लेंगे और उन उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से कुंडली में हमारे ग्रह शुभ और अशुभ हम उसकी गणनाएं करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको पिछला छोटा सा रिवीजन करवा देता हूं। हमने बात की थी राशियों के बारे में, राशि स्वामियों के बारे में, और उसके बाद हमने डिग्रीज की बात की थी कि ग्रहों की डिग्री में कितना प्रतिशत वो बलवान होते हैं, कितना वो बल देते हैं। और हमने बात की थी भावों के बारे में कि जैसे ये 12 भाव होते हैं, उनकी गिनती, उनका क्रम कैसे चलता है, वो भी आपसे बात की थी। और कौन से भाव केंद्र के हैं, कौन से भाव त्रिकोण के हैं, त्रिक भाव कैसे होते हैं और त्रिशडाय भाव कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में भी आपसे बात की थी, जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैं विस्तार से समझा चुका हूँ। उसके बाद हमने बात की थी ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में कि देवता टीम में 4 ग्रह हैं, दानवों की टीम में भी 4 ग्रह हैं। आपस में ये सभी ग्रह मित्र होते हैं, लेकिन एक दूसरे की टीम के साथ इनकी दुश्मनी है। और जो बुध ग्रह हैं वो सभी के मित्र हैं, लेकिन चंद्रमा और मंगल के साथ उनकी शत्रुता है। ये भी आपको पिछले वीडियो में मैंने समझाया था। अब आगे चलते हैं और बढ़ते हैं। वृषभ लगन की कुंडली में हम योग कारक और मारक ग्रहों को कैसे देखेंगे नियम 1 के अनुसार। बाकी उसमें शुभता और अशुभता अगले नियमों में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इस नियम का जानना बहुत आवश्यक है। हम सभी लगन कुंडलियों में उदाहरण लेंगे और सभी लगन कुंडलियों में हम इसकी गणनाएं करेंगे। उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। तो वृषभ लगन कुंडली में जो लगन स्थान होता है, यहाँ ये जो लगन भाव होता है, भाव 1 होता है, इसमें 2 लिखा होगा। जैसे यहाँ से गिनती शुरू होगी, 2 से गिनती शुरू होगी। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, भाव 1 में 2 लिख दिया है, भाव 2 में 3 लिख दिया है, भाव 3 में 4 लिख दिया। इस प्रकार से क्रम में संख्या आगे बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम लग्नेश से देखना शुरू करते हैं, क्योंकि जब भी हम योग कारक और मारक ग्रहों की बात करते हैं सबसे पहले हम लग्नेश को देखेंगे, लगन को देखेंगे कि लग्नेश कौन है, आपकी कुंडली के प्राइम मिनिस्टर कौन है। यहां पर 2 लिखा है, इसका अर्थ यह हुआ कि भाव 1 का जो राशि है वो 2 है, और इस भाव 1 के जो स्वामी हैं, मालिक हैं, वो 2 नंबर की राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस लगन भाव के मालिक शुक्रदेव हैं और ये आपकी कुंडली के प्राइम मिनिस्टर भी हो गए। इसलिए लग्नेश हमेशा शुभ होते हैं, इसलिए शुक्रदेव आपकी योग कारक शुभ ग्रहों की लिस्ट में इनका शामिल हो जाता है, नाम शामिल हो जाता है। उसके बाद हम दूसरे भाव में चलते हैं। दूसरे भाव की तरफ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक अष्टम द्वादश थ्योरी होती है, अष्टम द्वादश सिद्धांत होता है, जिसमें हम दूसरे भाव को और सप्तम भाव की गणना उस नियम के अनुसार हम करते हैं। तो दूसरे भाव में हम देखेंगे कि कौन सी राशि है। दूसरे भाव में 3 लिखा हुआ है, इसका अर्थ यह हुआ कि दूसरे भाव में मिथुन राशि है और मिथुन राशि के स्वामी हो गए बुधदेव। इसका अर्थ यह हुआ कि भाव 2 के जो मालिक हैं वो बुधदेव, भाव 2 बुधदेव को यह डिपार्टमेंट मिला है, जो कि जिसमें हमारी वाणी का, कुटुंब का आता है। इसके कारक मैं बाद में बताऊंगा भाव में। तो ये डिपार्टमेंट बुधदेव को मिल गया। अब इसमें अष्टम द्वादश सिद्धांत चलता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भाव 2 और 7 में अगर इसका मालिक लग्नेश का मित्र है तो वह योग कारक होगा, शुभ होगा। अगर उसका मालिक लग्नेश का शत्रु है तो वह अशुभ हो जाएगा। जैसे पिछले वीडियो में हमने मेष लगन का कुंडली का किया था, तो उसमें शुक्रदेव मारक हो गए थे, और लेकिन यहां पर बुधदेव शुक्रदेव के मित्र हैं। जैसे आप देखेंगे शुक्रदेव और बुधदेव मित्र हैं आपस में, बुधदेव सभी के मित्र हैं, चंद्रमा और मंगल को छोड़ करके, तो शुक्रदेव के भी मित्र हुए। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस लगन कुंडली में बुधदेव एक शुभ ग्रह हो गए, और ये इनका नाम हम शुभ ग्रहों की लिस्ट में लिख देंगे, योग कारक ग्रहों की लिस्ट में हम रख देंगे। उसके बाद भाव 3 में चलेंगे। भाव 3 की में जो भी राशि होती है
उसके हमने ये देखना होता है कि उसको दूसरी राशि कौन मिली हुई है साथ में, सबसे पहले हम ये देखते हैं। लेकिन भाव 3 में 4 नंबर लिखा, तो 4 नंबर कर्क राशि है जो कि चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा और सूर्यदेव को एक एक ही राशि मिली है। तो मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर एक ही राशि का स्वामी यहां पर उसको ये भाव मिलता है तो फिर वो मारक हो जाता है। अगर 2 राशियों का स्वामी होता है और दूसरी राशि उसको केंद्र या त्रिकोण में मिलती है तो शुभ हो जाता है, योग कारक हो जाता है। यदि त्रिक में मिलती है तो वो मारक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा को सिर्फ एक ही राशि के स्वामी है चंद्रमा, तो इसलिए यहाँ पर त्रिशडाय भाव अशुभ होता है। तो इसलिए चंद्रमा आप इस कुंडली में अशुभ ग्रह की लिस्ट में आ जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले भाव की तरफ को। भाव 4, भाव 4 में क्रम संख्या 5 लिखी हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि 5 नंबर सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी है सूर्यदेव। तो यह डिपार्टमेंट सूर्यदेव को मिला है जो कि केंद्र में मिला है। तो केंद्र के भाव हमेशा ही शुभ होते हैं और सूर्यदेव को दूसरी कोई राशि होती नहीं है, तो इसलिए सूर्यदेव इस लगन कुंडली में शुभ ग्रह आ जाएंगे और ये शुभ ग्रहों की लिस्ट में इनका नाम हम लिख देंगे। आगे चल बढ़ते हैं पंचम भाव की तरफ को। पंचम भाव में 6 लिखा हुआ है जो कि त्रिकोण का भाव होता है। तो 6 लिखा हुआ है, त्रिकोण का भाव हमेशा शुभ होता है, इसके स्वामी हमेशा शुभ ही रहते हैं। लेकिन 6 नंबर की राशि 3 नंबर और 6 नंबर की राशि बुध देव को मिलती है। तो बुध देव का नाम पहले ही इस लिस्ट में आ चुका है, तो बुध देव इसमें योग कारक ग्रह पहले से ही हैं, तो इसलिए बुध देव यहाँ पर योग कारक ही बने रहेंगे। उसके पश्चात 7 नंबर की राशि ये शुक्रदेव की होती है, तुला राशि। तो शुक्रदेव तो लग्नेश हैं। लग्नेश जो है हमेशा ही शुभ होते हैं, चाहे उनको दूसरा भाव कोई भी मिल जाए, चाहे त्रिक भाव ही क्यों ना मिल जाए, हमेशा शुभ ही रहते हैं। इसलिए शुक्रदेव इस कुंडली में योग कारक ग्रह रहेंगे, इस लिस्ट में बने रहेंगे। उसके बाद दोबारा से हम आगे बढ़ेंगे, सप्तम भाव में बढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी अष्टम द्वादश थ्योरी चलेगी। दूसरे भाव में और सप्तम भाव में अष्टम द्वादश थ्योरी चलती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लग्नेश का मित्र है या शत्रु है। तो 8 नंबर लिखा है, 8 नंबर है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगलदेव। इसका अर्थ यह हुआ कि मंगलदेव बुध के शत्रु हैं, क्योंकि बुध देव इसके प्राइम मिनिस्टर हैं, लग्नेश हैं। तो लग्नेश के शत्रु हैं, इसलिए मंगलदेव इस लगन कुंडली में अशुभ ग्रह हो जाएंगे, एक मारक ग्रह हो जाएंगे। इनका नाम मारक ग्रहों की लिस्ट में आ जाएगा अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार। अब बढ़ते हैं आगे। आगे आपका अष्टम भाव है, तो अष्टम भाव में 9 लिखा है। 9 नंबर का अर्थ यह हुआ कि धनु राशि है, इसके स्वामी बृहस्पति देव हैं। अब हम देखेंगे कि दूसरी राशि कहाँ मिली है बृहस्पति देव को। दूसरी राशि मिली है त्रिशडाय में। तो त्रिशडाय में एक राशि त्रिशडाय में हो, दूसरी त्रिक में हो तो मारक होता है। अगर त्रिक में किसी को राशि मिले, दूसरी केंद्र में या त्रिकोण में, तो शुभ हो जाता है। लेकिन अब यहां पर दूसरी त्रिशडाय में मिली हुई है, तो इसका मतलब बृहस्पति देव इस कुंडली में अशुभ हो गए, मारक हो गए, उनको दोनों ही घर खराब मिल गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 10वां जो त्रिकोण का भाव है, 9वां भाव, जिसमें 10 नंबर की राशि लिखी है। 10 नंबर की राशि मकर राशि, इसके स्वामी शनिदेव। तो त्रिकोण का स्वामी हमेशा शुभ रहेगा, तो शनिदेव इसमें शुभ ग्रहों की लिस्ट में यहां पर आ जाते हैं। आगे केंद्र का घर है 10वां भाव, जो कि जिसमें 11 नंबर राशि लिखी है। 11 नंबर राशि कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। तो शनिदेव त्रिकोण के भी मालिक हैं और केंद्र के भी मालिक हो गए, तो ये दोनों जगह शुभ हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि शनिदेव इसमें शुभ स्थिति में बने रहेंगे और ये शुभ की लिस्ट में इनका नाम शामिल रहेगा। आगे 11वां भाव जो है, इसमें 12 नंबर लिखा है, जो कि मीन राशि है, बृहस्पति देव। हम पहले बता चुके हैं कि ये मारक ग्रहों की लिस्ट में आ गए थे, क्योंकि इनको त्रिक भाव मिला हुआ है, दूसरा त्रिशडाय भाव मिला है। आगे 12वें नंबर का जो भाव है, उसमें 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर का अर्थ हुआ मेष राशि, मंगलदेव। तो मंगलदेव तो पहले ही इसमें मारक ग्रह की लिस्ट में आ गए हैं, क्योंकि ये सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो ये अष्टम द्वादश थ्योरी में मारक बन चुके हैं, तो यहाँ पर ये मारक ही बने रहेंगे। अब 2 ग्रह बच जाते हैं मित्रों, जो कि राहु और केतु हैं। तो राहु और केतु के लिए कुछ गणनाएं और भी करनी पड़ती हैं। इसके लिए मैं बाद में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा राहु और केतु के ऊपर, तो उस वक्त उसको समझाया जाएगा कि राहु और केतु कौन सी कुंडली में योग कारक और कौन सी कुंडली में मारक बनेंगे। तो राहु केतु के बारे में हम अब आगे किसमें चर्चा करेंगे। तो मंगलदेव का आप हमने देख लिया कि मंगलदेव इसमें मारक ग्रहों की लिस्ट में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो राहु केतु के बारे में अगला वीडियो बनाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी लगन कुंडली लेते हैं, जो कि आपकी मिथुन लग्न कुंडली है। 3 नंबर की राशि वहां पर केंद्र में लिखी होगी, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो दोस्तों, जब मिथुन लग्न कुंडली की बात करेंगे तो केंद्र लगन में 3 नंबर लिखा होगा। अब यहां पर 3 नंबर आ गया, भाव 1 है, लगन में 3 नंबर लिख दिया, तो 3 नंबर का अर्थ हुआ मिथुन राशि और बुध देव इसके स्वामी हो गए। तो देखिए अब यहां पर 3 नंबर लिखा है, इसका अर्थ हो गया इसके लगन मिथुन लगन हो गया और लग्नेश हो गए बुध देव, अर्थात इस कुंडली के प्राइम मिनिस्टर अब बुध देव हो गए। तो अब बुध देव इसके प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो ये शुभ बन जाएंगे और इनका नाम शुभ ग्रहों की लिस्ट में आ जाता है। वैसे ही आगे जो भाव संख्या 2 है,
वहां पर हम अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार देखेंगे चंद्रमा। अब चंद्रमा आ गए यहां पर, तो चंद्रमा लग्नेश के मित्र हैं या शत्रु हैं, ये देखना है हमने। दूसरे भाव और सप्तम भाव में ऐसे देखा जाता है। तो चंद्रमा इस कुंडली में बुध ग्रह के शत्रु हैं, मंगल और चंद्रमा शत्रु होते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा इस कुंडली में मारक ग्रहों की लिस्ट में आ जाते हैं। आगे 5 नंबर लिखा है तीसरे भाव में त्रिशदाय भाव है। तो त्रिशदाय भाव में अगर ऐसा राशि मिलती है जिसका स्वामी सिर्फ एक ही है, मतलब एक ही ग्रह को अगर सिंगल राशि मिली हुई है तो फिर हम उसको मारक ही रखते हैं। अगर 2 राशियों का स्वामी है, दूसरी राशि केंद्र त्रिकोण में मिली है, तो उसको हम शुभ रखते हैं, योग कारक रखते हैं। तो इसका अर्थ यह हो कि 5 नंबर की राशि किसकी है, सूर्यदेव की है, सिंह राशि है। तो सूर्यदेव इसमें अब मारक ग्रहों की लिस्ट में आ जाते हैं, इनका नाम मारक ग्रहों की लिस्ट में आ गया है। अब आगे आपका चौथा नंबर भाव 6 नंबर की राशि है। 3 नंबर और 6 नंबर बुध देव की राशियां होती हैं, कन्या राशि है। तो ये पहले से ही प्राइम मिनिस्टर हैं, लग्नेश हैं, तो ये इसमें शुभ रहेंगे। लग्नेश हमेशा शुभ होते हैं, तो बुध देव इसमें शुभ बने रहेंगे। उसके बाद अगला आगे चलेंगे पंचम भाव में। यहाँ 7 लिखा है। 7 का अर्थ हुआ तुला राशि। इसका अर्थ हुआ कि 5वें भाव की राशि तुला राशि है, जो कि त्रिकोण, तो त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ होते हैं। तो शुक्रदेव अब इसमें शुभ अथवा योग कारक ग्रहों की लिस्ट में इनका नाम आ जाता है। आगे आता है मंगल देव, क्योंकि 6ठा भाव है, 6ठे भाव में 8 लिखा है। 8 है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल देव। तो मंगल देव अब उनको त्रिक भाव मिला है, एक 8वां नंबर का राशि होती है और एक 1 नंबर की राशि होती है। तो देखिए अब ये त्रिशदाय भाव मिल गया, एक त्रिक भाव मिल गया, दोनों ही घर खराब मिल गए। इसका अर्थ हुआ कि मंगल देव इसमें दोनों डिपार्टमेंट खराब मिले हैं, तो इसमें मंगल देव मारक ग्रहों की सूची में इनका नाम आ जाता है। आगे अष्टम द्वादश थ्योरी चलती है। अष्टम द्वादश थ्योरी में बृहस्पति देव। अब यहां पर एक बात समझने वाली है, जो बात मैं आपको समझाने वाला था केंद्राधिपति दोष के बारे में, अब वो यहां लगेगी। अब इसमें अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार अगर सप्तम भाव का स्वामी लग्नेश का मित्र है तो वो योग कारक होगा, अगर शत्रु है तो मारक हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया। लेकिन जब भी हमने किसी ऐसी राशि के बारे में देखना है जिस ग्रह को 2 राशियां मिली होती हैं, तो दोनों राशियों के बारे में नजर मार लेनी होती है। जैसे यहां पर बृहस्पति देव है 9 नंबर की राशि के मालिक, धनु राशि के मालिक, और दूसरा बृहस्पति देव को राशि मिली है 12 नंबर की मीन राशि, तो वो भी केंद्र में ही है। अब ये थ्योरी आ जाती है यहां पर कि अष्टम द्वादश थ्योरी के बाद अगला जो नियम है, वैसे उस नियम के अनुसार तो बृहस्पति देव मित्र हैं, बुध देव के मित्र हैं, तो उनका नाम योग कारक ग्रहों की लिस्ट में आना चाहिए, शुभ ग्रहों की लिस्ट में आना चाहिए। परंतु यहां पर लग जाता है बृहस्पति देव को केंद्राधिपति दोष। और वो क्या दोष है, मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं। केंद्राधिपति दोष होता है कि यदि जिस ग्रह को, पहली बात तो यह दोष लगता है, वह मारक बन जाता है, वह अशुभ हो जाता है, और जब भी उस ग्रह की दशांतर दशा चलेगी तो वह अशुभ फल देगा। और नियम क्या है इसका कि अगर किसी ग्रह को, जो कि किसी राशि का स्वामी होता है, केंद्र में ही 2 भाव मिल जाएं, अर्थात वह केंद्र में 2 घर का स्वामी हो, तो केंद्राधिपति दोष लग जाता है और वह ग्रह मारक बन जाता है। अब देखिए यहां पर बृहस्पति देव को 9 नंबर की राशि भी केंद्र में मिल गई, ये केंद्र का घर है, ये 4 घर केंद्र के होते हैं, लिखा भी है, और यहां पर भी केंद्र का घर मिल गया, अर्थात बृहस्पति देव को दोनों ही घर केंद्र में मिल गए। इसलिए अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार तो ये योग कारक होने चाहिए, शुभ होने चाहिए, लेकिन केंद्राधिपति दोष लगने के कारण ये मारक हो जाते हैं। और लेकिन अब आप कहेंगे कि यहां पर तो बुधदेव को भी 2 राशियां मिली हुई हैं, बुधदेव को लग्नेश लगन मिला है 3 नंबर की राशि, ये भी केंद्र का घर है, और ये भी केंद्र का घर है 6 नंबर का, तो बुधदेव भी मारक होने चाहिए, जबकि हमने बुधदेव को योग कारक ग्रहों की लिस्ट में लिखा है। तो यहां मैं बता दूं कि केंद्राधिपति दोष लग्नेश को नहीं लगता है। ये वाला दोष जिसमें जो केंद्राधिपति दोष भी 2 किस्म का होता है, वो मैं बताता हूं आगे। तो ये वाला जो केंद्र में 2 राशियां मिलने वाला जो दोष है, वो लग्नेश को नहीं लगता है। बाकी और किसी को केंद्र में 2 घर मिलते हैं तो उनको वो दोष लगता है। तो इसमें 2 बातें समझ में आ गई। एक तो ये बात कि केंद्र में 2 घर अगर मिल जाएं किसी को तो वो दोष लग जाता है। दूसरा, लग्नेश को केंद्र में 2 घर मिलने वाला केंद्र दोष लग्नेश को नहीं लगता है। और दूसरा दोष ये कब लगता है, जब किसी ग्रह को केंद्र में कोई राशि मिल जाती है और वह खुद उसकी प्लेसमेंट त्रिक भाव में हो जाती है, या 3, 6, 8, 12 में हो जाती है, त्रिशदाय में 3 नंबर के भाव में हो जाती है,
तब भी वो केंद्राधिपति दोष लग जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी ग्रहों की प्लेसमेंट अभी यहाँ पर नहीं आई है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो यहाँ पर कोई और राशि लिखी है, यहाँ पर मान लो 7 नंबर की राशि लिखी है, शुक्रदेव की राशि लिखी हुई है यहाँ पर, और या यहाँ पर लिखी है या केंद्र में कहीं पर भी लिखी हुई है लग्न को छोड़ करके, तो और शुक्रदेव यहाँ बैठ गए हैं तीसरे भाव में या छठे भाव में या 8वें भाव में या 11वें भाव में, 12वें भाव में, सॉरी 11वें भाव में नहीं 12वें भाव में, तब उनको शुक्रदेव को केंद्राधिपति दोष लग जाएगा। भले ही उनको केंद्र में एक ही राशि मिली है, लेकिन वो केंद्र के स्वामी हैं, किसी भी भाव के स्वामी केंद्र के हैं, और केंद्र का स्वामी बनने के बाद अगर उनको वो अगर गलत घर में बैठ जाएं, छठे में, 8वें में, 12वें में और तीसरे घर में, तब भी वो मारक बन जाते हैं। शुभ होने के बावजूद भी वो अशुभ परिणाम देंगे। वो नियम, अगले नियम चलेंगे। तो अभी तो हम पहला नियम समझ रहे हैं, दूसरा नियम बीच में आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको इसको समझा रहा हूं। इसलिए अब इसमें क्या हो गया कि बृहस्पति देव इसमें मारक ग्रहों की लिस्ट में इनका नाम शामिल हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अष्टम भाव की तरफ। अष्टम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है, तो 10 नंबर में किसकी राशि है? मकर राशि है, शनिदेव की। अब हम देखेंगे कि शनिदेव को दूसरी राशि कहाँ मिली हुई है। दूसरी राशि इनको 11 नंबर की मिली, त्रिकोण में मिली है। जिस भी ग्रह की जो भी ग्रह 2 राशियों का स्वामी है, उसके दोनों ही ग्रहों को देख लेना होता है कि दोनों राशियां कहाँ कहाँ बैठी हैं। तो अब यहाँ पर एक तो उसको त्रिक भाव मिल गया, उस हिसाब से तो ये मारक होने चाहिए, लेकिन त्रिकोण का स्वामी हमेशा ही शुभ होता है। दूसरी राशि शनिदेव को ये मिल गई है, इसलिए शनिदेव इस कुंडली में हो गए आपके शुभ ग्रह। ये योग कारक ग्रहों की लिस्ट में इनका नाम आ जाएगा, शनिदेव का नाम, क्योंकि इनको त्रिकोण के स्वामी ये बन गए हैं। तो दोस्तों वैसे ही आगे चलेंगे हम। बृहस्पति देव को अब यहाँ पर अगला घर मिला हुआ है, तो ये पहले केंद्राधिपति दोष में मारक बन गए हैं। आगे मंगल देव को मिल गया है, मेष राशि मिली हुई है मंगल देव की, तो ये पहले से ही मारक आ चुके हैं। इनको पहले भी 8वें नंबर की राशि यहाँ मिली हुई है, मैंने पहले देख लिया है। और अब शुक्रदेव को 2 नंबर की राशि मिली है, लेकिन साथ में त्रिकोण की राशि भी मिली है, तो त्रिकोण का स्वामी हमेशा शुभ होता है, तो शुक्रदेव ही यहाँ शुभ ही रहेंगे, भले ही इनको मारक घर भी मिला है। इसके पश्चात 2 ग्रह बन जाते हैं राहु और केतु। इसके बारे में आगे की वीडियो में आपको विस्तार से समझाया जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम सभी लग्न कुंडलियों का उदाहरण लेंगे। बीच में ऐसे ही कई प्रकार की छोटी छोटी बातें आएंगी जो आपको समझनी पड़ेंगी, और आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, आपकी भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। जब हम अगली लग्न कुंडली लेंगे तो आपकी भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको पता चलेगा कि नियम 1 के अनुसार कौन से ग्रह शुभ हो रहे हैं और कौन से ग्रह अशुभ हो रहे हैं, योग कारक कौन है, मारक कौन है। इसी के अनुसार, हालांकि जब आगे रत्न और बीज मंत्र दिए जाते हैं तो नियम 1 के अनुसार ही दिए जाते हैं। अगले नियमों में हालांकि इनमें ये जो शुभ ग्रह हैं, इनमें से कोई अशुभ बन सकता है या अशुभ ग्रह शुभ भी बन सकता है। वो आगे के नियमों में हम देखेंगे कि कौन से इनमें से शुभ बन जाता है बाद में। लेकिन जब हम रत्न और किसी और चीज़ की बात करते हैं तो फिर हम नियम 1 ही देखेंगे, फिर उसमें हम और अगली गणनाएं जो हैं उनको हम नहीं उनको कंसिडर करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप इनको समझिए, सभी लग्न कुंडलियों को समझिए, बीच में जो बारीक बातें आ रही है उनको भी समझिए, और स्वयं अपनी कुंडली को देखना सीखिए। अपने आप सीखिए कि ज्योतिष कैसे विज्ञान है और किस प्रकार से गणना करके आप स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। आगे भी मैं आपको इसी प्रकार से वीडियो लाता रहूँगा। आगे मैं आपको एजुकेशन के ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा। तो लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर लें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मेरे वीडियो की यूट्यूब में रेटिंग बढ़ती है और मेरा वीडियो ज़्यादा वायरल होता है। तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप ज़रूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। राधे राधे।